हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अध्याय 2613 अविनाशी एक। जांग यी की अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ मजबूत नहीं थी। यहां तक कि झू केयर के अनडेड प्रभाव के बावजूद उनकी शारीरिक शक्ति एक सामान्य इंसान से केवल दोगुनी थी। हालांकि एंड डीमन आर्मोर की शक्ति के साथ वो अपने नंगे हाथों से एक एयरक्राफ्ट कैरियर उठाने में भी सक्षम थे। इतनी अपार शक्ति के साथ भी हेवनली दाओ रिंग के मॉड्यूल्स को जबरन खींचना अभी भी असंभव था। यह सीधे तौर पर दर्शाता है कि कैंग्योन क्लैन का तकनीकी स्तर सैंड रेडर्स सभ्यता की तुलना में बहुत कम है। बूम बूम बूम। हेवनली दाओ रिंग को बांधने वाली डिवाइन चेन्स तुरंत टूट गई और जांग यी ने उन्हें जल्दी से वापस खींच लिया। हेवनली रिंग ने एक भीषण हमला शुरू किया जिसके 18 एनर्जी मॉड्यूल्स एक साथ काम कर रहे थे। वाइंड और फायर मॉड्यूल्स ने मिलकर एक विशाल भयंकर फायरस्टॉर्म बनाया जिससे हवा का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। जांग यी के टैक्टिकल मास्क पर रीडिंग 10,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गई। एक पल में पूरा क्षेत्र आग के बवंडर की चपेट में आ गया। इस तरह के वाइड एरिया अटैक से बचा नहीं जा सकता था। इसे केवल सीधे झेलना ही संभव था। इसके तुरंत बाद लाइटनिंग एट्रीब्यूट मॉड्यूल ने फायरस्टॉर्म के बाहरी किनारे पर चांदी जैसी बिजली का जाल बुन दिया, जैसे हजारों चांदी के ड्रैगन अपना सिर झुकाएं उस नन्हे इंसान को निगलने के लिए तैयार हों। ग्रेविटी मॉड्यूल ने मैदान के केंद्र में एक गहरा ग्रेविटी वेल बनाया जो सभी हमलों को अंदर की ओर खींच रहा था, और एक पहाड़ जैसा गुरुत्वाकर्षण जांग यी के शरीर पर दबाव डालने लगा। हेवनली दाओ रिंग के हमले का सामना करते हुए जांग यी ने बस अपने हाथ में तलवार उठाई और तैक्सू बाथ रोब घूमने लगा। 62,000 पॉइंट के एनर्जी इंडेक्स और 18 अलग अलग क्षमताओं के साथ ये और भी अधिक विनाशकारी शक्ति पैदा कर सकता है, लेकिन मेरे लिए हमले की ये शक्ति अभी भी बहुत कम है। जांग यी ने भविष्य देख लिया था, इसलिए उनका चेहरा पूरी तरह से भावहीन रहा। आग का तूफान सोख लिया गया, गड़गड़ाहट निगल ली गई, स्पेशल ट्रेमर्स कुचल दिए गए और ग्रेविटी फील्ड वॉइड बाथ रोब को भेद नहीं सका, जिससे जांग यी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो मानो दूसरी ही दुनिया में थे। इसका तालमेल बहुत स्थिर है। जांग यी ने शांति से टिप्पणी की, हर प्रहार 18 क्षमताओं की विशेषताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है और इसका संयोजन बहुत ठोस है। हालांकि ये अंततः एक असली सुपरह्यूमन नहीं था। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स यांत्रिक ऊर्जा को अलौकिक शक्तियों के समान प्राकृतिक बलों में बदल सकते हैं। हालांकि ये उन दो क्षमताओं में महारत हासिल करने में असमर्थ था जिनसे जांग यी सबसे अधिक डरते थे। वे हैं टाइम और रूल्स, नियम। इसलिए जांग यी के लिए इसका खतरा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। हेवनली रिंग रेत के समुद्र के ऊपर लटका हुआ है। इसके 18 यांत्रिक गोले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटके एक ठंडे लोहे के घेरे हेलो की तरह दिखते हैं। प्रत्येक गोला अंदर उच्च आवृत्ति पर घूमता है, ऊर्जा रेखाएं चमकती हैं और रिंग के भीतर हवा और गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई यांत्रिक देवता जाग रहा हो। जांग यी गड्ढे के केंद्र में खड़े थे। उनका डीमन गॉड आर्मर चुपचाप बंद था और तैक्सू बाथरोब ने उनके शरीर पर धुंधली तारों की रोशनी की एक परत फैला दी थी, जो उन्हें एक अत्यंत शांत शून्य वॉइड में सहारा दे रही थी। अचानक हवा थम गई। हेवनली रिंग ने फिर से हमला किया। हवा के कोर से एक गोला निकला और दर्जनों फटने वाली हवा की धाराएं शंकु कोन्स के रूप में आपस में जुड़ गई और जांग यी पर चारों दिशाओं से सीटी बजाते हुए हमला करने लगी। हवा तुरंत गायब हो गई, पीली रेत महीन पाउडर में बदल गई और दुनिया ने अपना रंग खो दिया, मानो पूरा रेगिस्तान ही उखड़ गया हो। जांग यी ने अपनी तलवार उठाई
और उसे आगे की ओर इशारा किया। स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट ने एक साफ और स्पष्ट चाप, आर्क, बनाया। नेदरवर्ल्ड की काली धाराएं तलवार की धार से चिपक गई। हवा की लहरें तलवार की रोशनी से टकराईं, टुकड़े टुकड़े हो गई, निगल ली गई और वॉइड बेथिंग रोब द्वारा शांत कर दी गई, जिससे उनके पैर भर की दूरी पर रेत की केवल एक हल्की लहर उठी। फिर फ्लेम मॉड्यूल शुरू हुआ। एक गोले ने नरक की आग का मुकुट उगला और रिंग के भीतर से लाल अग्नि स्तंभ निकले, जो एक विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गए, जो इतना गर्म था कि उसने अंतरिक्ष को थोड़ा विकृत, डिस्टोर्ट कर दिया। यह भयानक उच्च तापमान के साथ नीचे की ओर दहाड़ा, जिससे गड्ढे के किनारे की चट्टानें लाल मैग्मा में पिघल गई। ज़ांग यी ने अपना पैर जमीन पर मारा और बाउंडलेस रियल्म खुल गया। उनके विचार के तहत अंतरिक्ष का रास्ता थोड़ा मुड़ गया और अग्नि ड्रैगन का रास्ता जबरन भटक गया। वो उनके कंधे के पास से गुजरा और दूर रेत की दीवार से टकराकर आग के एक चकाचौंध भरे समुद्र में फट गया। बिजली तुरंत पीछे पीछे आई। तीसरे गोले ने बिजली का एक घना जाल छोड़ा। पूरा आसमान मानोथोर द्वारा करीब खींच लिया गया हो और सैकड़ों बिजली के झटके बिना रुके ज़ांग यी पर गिरे। तैक्सू बाथरोब थोड़ा धुंधला हुआ, फिर तेजी से चमक उठा। बिजली ईथरिक झिल्ली से ऐसे टकराई जैसे उसे किसी अंतहीन खाई में फेंक दिया गया हो, और नेदरवर्ल्ड की शक्ति द्वारा पूरी तरह निगल लिए जाने से पहले केवल एक छोटी सी आवाज बची। अचानक ग्रेविटी मॉड्यूल बीच में आया। चौथा गोला एक काले तारे की तरह चमक उठा और केंद्र से एक भयानक गुरुत्वाकर्षण बल निकला, जिससे पूरा गड्ढा एक पल में दसियों मीटर और धंस गया। ज़ांग यी का शरीर नीचे की ओर झुका, जैसे उनका वजन एक पल में 10,000 गुना बढ़ गया हो। वो हल्का सा मुस्कुराए और बाउंडलेस रियल्म उल्टा हो गया, जिससे आसपास के स्थान की गुरुत्वाकर्षण रेखाएं टूट गई और फिर से जुड़ गई। उनके पैरों के नीचे गुरुत्वाकर्षण सामान्य हो गया और उस बल को धीरे से हेवनली दाव रिंग की ओर धकेल दिया गया, जिससे अन्य मॉड्यूल्स को उसका मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति मोड़नी पड़ी। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूल से एक आवाज आई, जैसे किसी बड़े घंटे की गूंज हो। चुंबकीय शॉकवेव बाहर की ओर फैल गई, जिससे गड्ढे में धातु के टुकड़े हवा में लटक गए, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चांदी जैसी बारिश तैर रही हो। ऊर्जा की लहर तैक्सू बाथरोब से टकराई, जिससे केवल कुछ महीन लहरें ही उठीं। स्पेस मॉड्यूल सबसे अंत में सक्रिय हुआ। 18वां गोला सबसे ऊंचे बिंदु पर तैरने लगा। उसकी सतह पर सभी नक्काशी चमक उठी और केंद्र से स्थानिक विकृति, स्पेशल डिस्टॉर्शन के घेरे फटने लगे, मानो इस दुनिया को कांच के टुकड़ों के एक मुड़े हुए ढेर में दबा देना हो। यहां तक कि ज़ांग यी के बाउंडलेस रियल्म का किनारा भी थोड़ा सफेद पड़ने को मजबूर हो गया। इस हमले और रक्षा के दौर में दुनिया ने अपना रंग खो दिया और हवा, आग, बिजली और मूसलाधार बारिश का तूफान नीचे की ओर बरस पड़ा। गड्ढे का किनारा ढह गया और रेत की लहरें अंदर आने लगी। ज़ांग यी अपनी जगह पर खड़े रहे। उनकी आभा अडिग थी। उनके हाथ में एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड थोड़ी सी कांप रही थी। उसकी धार हेवनली दाव रिंग की ओर थी। उन्होंने जवाबी हमला किया। तलवार की धार से नेदरवर्ल्ड की शक्ति उमड़ पड़ी। हर प्रहार सटीक रूप से एक विशिष्ट मॉड्यूलस रियर के मुख्य निशान पर लगा। पहले प्रहार ने स्टॉर्म मॉड्यूल को चकनाचूर कर दिया। दूसरे प्रहार ने फ्लेम मॉड्यूल के कोर को काट दिया, भट्टी को बुझा दिया। तीसरे प्रहार ने थंडर मॉड्यूल के बाहरी खोल का 2/3 हिस्सा काट दिया, जिससे उसके आंतरिक तार दिखने लगे। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे दूसरी दुनिया, ऑल्टरनेट डायमेंशन में खींच लिया। चौथा प्रहार, 5वां प्रहार, 6ठा प्रहार। उनकी तलवार अविश्वसनीय रूप से स्थिर थी। हेवनली दाव रिंग का ढांचा बार बार टूटा, गोले कटकर अलग हो गए, नेदरवर्ल्ड में समा गए और एक पल में युद्ध के मैदान से गायब हो गए। हालांकि इससे पहले कि वे चैन की सांस ले पाते, गड्ढे के किनारे पर जली हुई धातु के कंकाल
और खंडहरों के गहरे यांत्रिक अवशेष ऊपर मौजूद ऊर्जा केंद्र की धुंधली रोशनी के नीचे हिलने लगे। बजरी और धातु फिर से जुड़ने लगे, मलबे एक होने लगे और रेत से एक के बाद एक नए गोले धीरे धीरे उठने लगे। उनकी सतह की नक्काशी अभी भी साफ है और उनके कोर अभी भी चमकदार है, मानो वे अभी अभी फैक्ट्री से आए हों। 18 और एनर्जी मॉड्यूल्स बिल्कुल नए। अध्याय 2614 अविनाशी 2। ज़ांग यी की निगाहें थोड़ी गहरी हो गई। उन्होंने हेवनली दाओ रिंग को लगातार 10 बार से ज्यादा चकनाचूर किया है। हर बार मॉड्यूल के अवशेषों को नेदरवर्ल्ड में समेटा है और यहां तक कि कोर को चीर कर निगल लिया है। हालांकि जब तक सामग्री मौजूद है और आसमान में केंद्रीय हब, सेंट्रल हब, काम करना जारी रखता है, हेवनली रिंग रेगिस्तान और खंडहरों से संसाधन निकाल सकता है, खुद की मरम्मत कर सकता है और अपनी प्रतिकृति रेप्लिकेट बना सकता है। ये एक अमर संरचना है। ये रेत खोजने वाली सभ्यता, सैंड स्कैवेंजिंग सिविलाइजेशन के रास्ते का सबसे जिद्दी कांटा भी है। ज़ांग यी ने अपनी उंगली से हवा में उड़ते धूल के एक कण को छुआ। उनकी लड़ाई से पीली रेत का पूरा शहर पूरी तरह तबाह हो गया था। सैंड रेडर्स की वास्तुकला अत्यंत मजबूत थी, यहां तक कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया कंक्रीट भी पृथ्वी के दौर से युगों आगे था। ज़ांग यी और हेवनली दाओ रिंग के बीच उन्मत्त संघर्ष के बावजूद इमारत पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी और अभी भी कुछ अवशेष बाकी थे। ज़ांग यी को लगा कि यह भी सभ्यता का एक खजाना है और जब उन्होंने जाने का फैसला किया तो वो सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहते थे। अन्य विचारों को अलग रखते हुए उन्हें हाथ में ली गई लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। वो जल्दी ही एक निष्कर्ष पर पहुंचे। सभी 18 मॉड्यूल को एक साथ नष्ट किया जाना चाहिए। कोई शॉर्टकट या तरकीब काम नहीं करेगी। यदि एक भी छूट गया तो वो वायरस की तरह पुनर्जीवित हो जाएगा। इसलिए ज़ांग यी ने यांग जिंगसिन द्वारा टाइंटोंग को मेमेटिक वायरस से संक्रमित करने के अपने मूल विचार को छोड़ दिया। हेवनली रिंग के निर्माण में स्पष्ट रूप से इस संभावना को ध्यान में रखा गया था। यह किसी भी समय अपने मॉड्यूल से अलग हो सकता है और फिर नए पुर्जे बना सकता है। ये नियम आधारित क्षमताओं, रूल बेस्ड एबिलिटीज के लिए नियंत्रण करना असंभव बनाता है। अंत में क्या अभी भी पाश्विक बल, ब्रूट फोर्स का सहारा लेना आवश्यक है? ठीक है, आखिरकार पृथ्वीवासियों जैसी पिछड़ी सभ्यता बुद्धिमत्ता के मामले में सैंड रेडर्स जैसी उन्नत सभ्यता से बहुत कमतर है। ज़ांग यी ने कभी नहीं सोचा था कि वह दुनिया के इकलौते स्मार्ट व्यक्ति है, लेकिन मूर्खों के पास भी अपने तरीके होते हैं। उन्होंने धीरे धीरे स्वॉर्ड ऑफ एटर्नल जजमेंट उठाई। उनके शरीर के चारों ओर ईथरिक झिल्ली थोड़ी उभर आई और रूपहीन क्षेत्र, फॉर्मलेस रियल्म, बाहर की ओर फैल गया, जिसमें अंतरिक्ष में अदृश्य नक्काशी उकेरी गई थी। तलवार की धार गहरे नीले रंग की रोशनी से चमक उठी और नेदरवर्ल्ड की काली धाराएं इसकी रीढ़ के साथ ऊपर की ओर बहने लगी। असीम तलवार क्षेत्र, बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन, वे धीमी आवाज में बोले। दुनिया अंधेरे में डूब गई। अगले ही पल शून्य से अनगिनत नीली तलवारों की परछाइयां उभरी, आसमान में ऊंची उड़ी और फिर ऊंचाइयों से गिरकर आसपास के स्थान की सीमाओं को भेद दिया। तलवार की परछाइयां जम गई, जिससे एक विशाल तलवार अखाड़ा, स्वॉर्ड अरीना बन गया। गोलाकार नीली तलवार की दीवार पहाड़ की तरह ऊंची थी, प्राचीन रोमन कोलोसियम की तरह परतों में बंटी हुई थी, जिसमें हवा में लटकी अनगिनत ऊर्जा तलवारें, चाप, खंभे और व्यूह अरेज बना रही थी, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया था। प्रत्येक तलवार एक स्वतंत्र नोड की तरह है, जो एक बंद स्थानिक संरचना, क्लोज्ड स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, जहां बाहरी ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती और आंतरिक ऊर्जा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। हेवनली रिंग इस तलवार क्षेत्र के बिल्कुल केंद्र में फंस गया था। 18 गोलों की रोशनी तलवार की दीवार के प्रतिबिंब के नीचे ठंडी और चकाचौंध भरी हो गई।
और रिंग की संरचना और तेजी से घूमने लगी, मानो उसे एहसास हो गया हो कि उसे दुनिया से बाहर निकालकर अकेले वधशाला एग्जीक्यूशन ग्राउंड में फेंक दिया गया है। गड्ढे के बाहर आया रेत का तूफान तलवार की दीवार से टकराया और चुपचाप टुकड़े टुकड़े हो गया। धूल का एक कण भी अंदर नहीं जा सका। बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन पूरा हो चुका था। यह ज़ांग यी की स्थानिक क्षमता का एक रूप है। बाउंडलेस कॉफिन, जो प्रतिद्वंद्वी और स्वायत्त दोनों को एक ही स्थान के भीतर बांध सकता है। यहां उनके पास कोई एट्रीब्यूट बोनसेस नहीं है, लेकिन उनके पास एक फायदा है। वो लड़ाई के दौरान बहने वाली सारी ऊर्जा को सोख सकते हैं। हेवनली रिंग धीरे धीरे घुमा, आसपास के दृश्यों में बदलाव को महसूस किया और तुरंत जवाबी हमला किया। तूफान फिर से भड़क उठा। इस बार हवा के ब्लेडों को चरम सीमा तक दबा दिया गया था, जो छोटे सुई जैसी तेज किरणों में बदल गए, जिसने संकीर्ण बंद जगह को चीर दिया। तलवार क्षेत्र का आंतरिक भाग तुरंत एक भयानक मीट ग्राइंडर में बदल गया। नीली तलवारें एक साथ कांप उठीं, एक साफ और सुरीली तलवार की पुकार निकाली, जिससे हवा के दबाव को शांत किया गया और तूफान को परतों में तोड़ दिया गया। फ्लेम मॉड्यूल ने कमान संभाली और रिंग के केंद्र से प्रकाश की एक चकाचौंध भरी गेंद उठी, जैसे अचानक फैलता हुआ एक छोटा सूरज। लपटें पूरे तलवार क्षेत्र में उठीं और जलने लगी, जिनका तापमान इतना भयानक था कि एक समुद्र को सुखा सके। तलवार की दीवार की सतह पर घने नीले पैटर्न दिखाई दिए, जो जबरन आग को चीर रहे थे और उसे मोड़कर नेदरवर्ल्ड इंटरलेयर में भेज रहे थे। बिजली के झटके हवा को चीरते हुए आए। रिंग के बाहर से सीधे तलवार क्षेत्र के भीतर अनगिनत मोटे बिजली के खंभे गिर रहे थे। प्रत्येक बिजली के झटके में पृथ्वी हिला देने वाली शक्ति थी। ज़ांग यी गरजते तूफान के बीच आगे बढ़े। उनके टैक्सू बाथरोब ने बिजली की सभी चमक को अंधेरे में छिपा दिया। उनके कदम इतने दृढ़ थे जैसे समतल जमीन पर चल रहे हों। गुरुत्वाकर्षण बेतहाशा मुड़ा और विकृत हुआ, जिससे तलवार क्षेत्र के कुछ हिस्से एक पल में रसातल बन गए, जबकि अन्य वैक्यूम की तरह हल्के थे। हेवनली रिंग ने गुरुत्वाकर्षण में हिंसक बदलावों के साथ स्थानिक संरचना को फाड़ने का प्रयास किया। ज़ांग यी के एक विचार के साथ तलवार क्षेत्र की संरचना को थोड़ा समायोजित किया गया। हजारों ऊर्जा तलवारें तालमेल में सांस लेती हुई लग रही थी। गुरुत्वाकर्षण रेखाएं लगातार काटी और जोड़ी जा रही थी। चुंबकीय शॉकवेव्स संकेंद्रित वृत्तों में फटी। हेवनली रिंग ने तलवार क्षेत्र के ऊर्जा प्रवाह को बाधित करने का प्रयास किया, ताकि वो अव्यवस्थित होकर खुद को नष्ट कर ले। लेकिन प्रत्येक प्रभाव तलवार के क्षेत्र में प्रवाहित हो गया और ज़ांग यी के लिए ईंधन बन गया। स्थानिक विकृति, स्पेशल डिस्टॉर्शन अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई और हेवनली दाव रिंग अचानक सिकुड़ गया, जिससे पूरी रिंग संरचना प्रकाश की एक मुड़ी हुई किरण में दब गई, जो ज़ांग यी के स्थान की ओर नीचे की ओर चुभ गई, मानो उन्हें पूरे तलवार क्षेत्र के साथ भेदना हो। जब यह प्रहार लगा तो बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के भीतर का समय फटा हुआ सा लगा और दृष्टि में ओवरलैपिंग चित्र दिखाई दिए, मानो स्वर्ग और पृथ्वी मुड़कर अलग होने वाले हों। ज़ांग यी ने तलवार के एक वार से बचाव किया। स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट और मुड़ी हुई रोशनी की किरण हिंसक रूप से टकराई। नीली तलवारों का समुद्र कांप उठा। भीषण युद्ध जारी रहा। तूफान दहाड़ता रहा, लपटें लुढ़कती रहीं, बिजली गरजती रही और स्थान भयानक लहरों में मुड़ गया। पूरा बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन मानो एक अंतहीन विनाशकारी प्रयोग में खिंच गया हो। हर एक सेकंड हेवनली दाव रिंग से निकलने वाली ऊर्जा तलवार क्षेत्र द्वारा सोखी जा रही है, वॉइड बाथ रोब द्वारा रोकी जा रही है और नेदरवर्ल्ड के काले ज्वार द्वारा चुपचाप जमा की जा रही है। व्यक्ति और दाव रिंग के बीच गतिरोध के बीच समय बीतता गया। इस क्षेत्र में लड़ाइयां शायद ही कभी एक पल में तय होती है, क्योंकि ज़ांग यी और हेवनली दाव रिंग दोनों ही युद्ध के लिए पैदा हुई मशीनें हैं। उनकी क्षमताओं को अनगिनत बार तराशा गया है। लड़ाई पूरे आधे घंटे तक चली। बाहरी दुनिया नहीं देख सकती थी
कि अंदर क्या हो रहा है। वे केवल धुंधले रूप से देख सकते थे कि नीली तलवार की रोशनी से बने अखाड़े के भीतर बिजली, आग और तूफान बारी बारी से गरज रहे थे। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।